चलिए बच्चा लोग, जो भी बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे उनके लिए वेक्टर और 3D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो वेक्टर जो है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। सदिश इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सदिश। ठीक है, देखिए यहाँ पर ठीक है, सदिश जो चैप्टर है और त्रिविमीय ज्यामिति, वो दोनों मिलाकर आप लोगों को क्वेश्चन आता है एग्जाम में 17 नंबर का, वेक्टर और 3D मिला के। ठीक है, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड जिससे जो लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा पहले वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 3D पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर यानी सदिश, सदिश बीजगणित। ठीक है, यानी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है हम लोग को। ठीक है बच्चे लोग, तो देखिए सबसे पहले मतलब ये स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को कुछ मतलब बेसिक पॉइंट समझाना चाहते हैं। ठीक है, वो समझ लीजिए। पहला है आपका भौतिक राशि। भौतिक यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। वैसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान मापा जा सकता है, लंबाई, समय, ये सबको मापा जा सकता है। ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान मापा जा सकता है, लंबाई मापा जा सकता है कि कितना लंबाई का है, ये मापा जा सकता है, तो उसको भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, गैर भौतिक राशि यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो वैसी भौतिक राशियां जिन्हें नहीं मापा जा सकता है गैर भौतिक राशियां कहलाती हैं। सिंपल सी बात है ये तो। जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियां हो गई, और जिन्हें नहीं मापा जा सकता है वो गैर भौतिक राशि हो गई, यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जिन्हें मापा नहीं जा सकता है, जैसे प्यार। ठीक है, कोई किसी को कितना प्यार करता है, ये मापा जा सकता है क्या? नहीं मापा जा सकता है। आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार करते हैं, ये नहीं माप सकते हैं। ठीक है, दुख, आप किसी को कितना दुख है, इसको भी नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग गैर भौतिक राशि कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अब आता है, आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं, नाइन्थ क्लास, क्लास नाइन्थ का है पॉइंट कि भौतिक राशि उसमें दो तरह का होता था। नाइन्थ नौवा क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें होता था एक आधारी राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। तो आधारी राशि क्या होता है? तो आधारी राशि वैसी राशियां होती है जिन्हें जो स्वतंत्र होते हैं वो किसी और के पदों में नहीं लिखे जा सकते हैं। आधारी राशि 7 होते हैं। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़े हैं। जैसे उसमें बोलते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, आपका टेम्परेचर यानी ताप, ये सब क्या होता है? 7 गो आधारी राशि कितनी होती है? 7 गो। ठीक है, ये 7 गो होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब इसमें हम नहीं लिखे हैं, लेकिन वो आप लोगों को समझा दे रहे हैं। नाइन्थ क्लास का बात है, फिजिक्स का बात है। उसमें हम बता रहे हैं कि उस समय में जो भौतिक राशियां हैं वो दो तरह की होती थी उस समय। क्या? पहला आप लोग का आधारी राशि या दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि वो वैसी राशियां होती है, ठीक है, वैसी भौतिक राशियां होती है जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें किसी और के पदों में नहीं लिखा जा सकता, वो स्वतंत्र होती हैं। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो व्युत्पन्न राशि वैसा राशि होता है जो आधारी राशि के पदों में लिखा जाता है। जैसे हम लोग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत का बोले तो क्षेत्रफल क्या? लंबाई का गुणनफल है। यानी लंबाई पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं है? लंबाई पर मतलब निर्भर करता है, तो इसीलिए क्षेत्रफल क्या है? मतलब व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वैसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग, अब आता है गैर, मतलब यहां से अब फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि भौतिक राशियां का प्रकार इस प्रकार भी है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? तो वैसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, तथा जिन्हें साधारण गणित के आधार पर जोड़ा जाता हो, अदिश राशि कहलाती है। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो, कहने का मतलब समझिए, जिनके पास केवल परिमाण हो, वो अंतरिक्ष में किसी निश्चित दिशा से संबंध नहीं रखते हो, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। और उन्हें साधारण गणित के आधार पर जोड़ा जाता हो, अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, इसके पास किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, उसका बस द्रव्यमान पता होता है, उसका दिशा कुछ नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान में केवल उसका मतलब क्या? परिमाण होता है, उसका दिशा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? अदिश राशि। लंबाई, तो किसी का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसको दिशा से लेना देना है क्या? नहीं, कि किस दिशा में है ऐसा थोड़ा ना है। तो ये भी मतलब इसके पास परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। समय, अब परिमाण किसको बोलते हैं? तो एक धनात्मक वास्तविक संख्या, परिमाण किसको बोलते हैं बच्चा लोग? एक धनात्मक वास्तविक संख्या जो उस सदिश के लंबाई को बताए, ठीक है, उसको हम लोग परिमाण बोलते हैं। जैसे देखिए
जैसे अदिश राशि है, मतलब ये परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण तो किसी का चीज का क्या एक्चुअल लंबाई होता है परिमाण, ठीक है। तो देखिए यानी परिमाण यानी समय भी क्या है, एक अदिश राशि है, चाल भी एक अदिश राशि है, घनत्व घनत्व भी क्या है, एक अदिश राशि है। तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए अब समय जो है ना, समय एक्सेप्शन में आ जाता है कि समय के पास देखिए परिमाण है कि हाँ इतना बजे से इतना बजे तक, तो वो एगो परिमाण है ना, है, ठीक है, और दिशा हमेशा आगे की तरफ चलता है ना समय, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये समय क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। इसके पास परिमाण, लेकिन मतलब परिमाण ही एक्चुअली मानते हैं, लेकिन समझने के लिए बोल देते हैं कि समय का जो के पास परिमाण होता है, दिशा हमेशा आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ चलता है, इसका समय आगे ही ना बढ़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि में लिया जाता है। देखिए ये चाल चाल क्या होता है, तो थोड़ा सा अदिश राशि को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, दूरी और विस्थापन को समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए दूरी और विस्थापन, दूरी अदिश राशि होता है, दूरी क्या होता है, अदिश राशि होता है। जैसे मान लीजिए दूरी और अदिश राशि होता है, जैसे हमको सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है कि ये ओ है, ये है, और ये बी, और ये सी, हमको ओ से सी तक जाना है। तो हम देखो इधर से भी रास्ता है ओ से सी तक जाने का, इधर से भी रास्ता है ओ से सी तक जाने का। तो हम बोले कि तुम ओ से सी तक जाओ, तो तुम्हारा काम क्या है कि ओ से सी तक पहुंचना, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, तुमको जिस रास्ते से मन करे उस रास्ते से जा सकते हो। तो देखो अगर तुम ऐसे जाते हो तो ये हो गया तुम्हारा 10 और 5 15 5 10 और 5 15 10 25 सेंटीमीटर। तो इधर से दूरी कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर देखो, लेकिन तुमको ओ से सी तक जाना है तो कोई निश्चित दिशा निर्धारित नहीं करता है दूरी में, ठीक है। परिमाण होता है लेकिन कोई निश्चित दिशा निर्धारित नहीं होता है। तुम इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत सारा मतलब यहाँ पर दिशा कोई निश्चित नहीं होता है दूरी में, ठीक है। परिमाण होता है कि कितना दूरी तय किए हम, लेकिन कोई दिशा नहीं होता है। अब देखिए विस्थापन, तो ये इसको दूरी बोलते हैं। दूरी में होता है परिमाण होता है, लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता है। अब देखिए विस्थापन, तो विस्थापन के लिए क्या होता है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो विस्थापन में परिमाण और दिशा कैसे, तो देखिए जैसे हमको ओ से सी तक जाना है, तो ओ से सी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे ना, ओ से सी को डायरेक्ट यहाँ पर मिला देंगे, ओ से सी तक डायरेक्ट इसको मिला देंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ओ से सी को मतलब प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला देंगे। तो ये आपको मतलब ये फिक्स हो गया कि आपको इसी रास्ते से जाना है और ओ से सी के तरफ जाना है। तो ये इसका परिमाण हो गया, ठीक है, ये ओसी इसका परिमाण हो गया, और इस पर तीर जो लगा है वो क्या हो गया, दिशा हो गया। तो कहने का मतलब कि विस्थापन के पास परिमाण भी आ गया, ओसी परिमाण है, और दिशा क्या है कि ओ से सी की तरफ है। तो विस्थापन के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, ठीक है। विस्थापन एक्चुअली होता क्या है कि जिस बिंदु से आपको जाना है वहां से लास्ट बिंदु को मिला दीजिए, तो जो स्ट्रेट पाथ होता है वही विस्थापन को बताता है, ठीक है। तो ये विस्थापन को बता रहा है, ठीक है। ये सब क्या दूरी को बता रहा है, समझ के बात। हाँ, तो विस्थापन में परिमाण भी है, दिशा भी है, फिक्स है कि दिशा इसी रास्ते से जाना है, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन। अब बात करते हैं दूरी के लिए, तो हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे इसको, 10 और 5 15 और 10 25। देखिए अगर हम यहाँ ओ से, देखिए अगर ओ से यहाँ ओ से ए तक पहुंचे और ए से बी तक पहुंचे, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई आदमी क्या कर रहा है, यहां से यहां तक चल के आया और यहां गया, तो इस केस में जितना विस्थापन होगा उतना दूरी होगा। विस्थापन ओ से बी तक जाना है तो डायरेक्ट गए यहाँ पर, तो 10 और 5 15, दूरी भी 15, अब विस्थापन भी कितना 10 और 5 15, क्योंकि दोनों यहाँ दोनों बराबर दिख रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी ओ से ए तक आए, देखिएगा कोई आदमी अगर ओ से ए तक आए और फिर ए से बी तक जाके फिर बी से 1 तक आ जाए, तो दूरी हो गया 10 और 5 15 और 5 25, 10 और 5 15 15 5 20 हो गया। यहाँ पर 10 नहीं है 5 है, तो ठीक है, 10 और 5 15 और 5 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन के लिए देखिए, विस्थापन के लिए अगर देखिएगा तो विस्थापन हो जाएगा, देखिए पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यहाँ पर हो गया। तो इसी के बीच का न्यूनतम लंबाई जो होता है, न्यूनतम स्थिति में जो चेंज होता है, परिवर्तन जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन ओ से ए तक 10 से होगा, लेकिन दूरी कितना हो गया, तो 10 और 5 15 या 5 20, ठीक है, दूरी हो गया यहाँ पर 20, लेकिन विस्थापन 10। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सब फिजिक्स का चीज है, लेकिन थोड़ा बता दिए कि दूरी एक अदिश राशि क्यों है और विस्थापन एक सदिश राशि क्यों है, बता दी।
चलिए बच्चा लोग अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये समझा दिए चाल, ठीक है, चाल भी एक अदिश राशि है। ठीक, इसके बाद इसके चाल के पास जो है परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। घनत्व भी अदिश राशि है, इसके ये दिशा से घनत्व मतलब किसी का घनत्व इतना है, पानी में घनत्व जैसे मतलब लोहा का घनत्व, तो मेरे कहने का मतलब घनत्व उसका दिशा कोई नहीं होता है, इसलिए क्या है एक अदिश राशि है। घनत्व भी क्या है एक अदिश राशि है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन फिर भी वह एक अदिश राशि है। क्यों? देखो जैसे मान लो कि यहाँ इधर से एक वायर है, इधर से 2 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है, इधर से 3 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है, तो इधर से कितना एम्पियर का करंट फॉलो करेगा? 5 एम्पियर, 2 3 5 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है। तो विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, यानी कि हाँ परिमाण है 5 एम्पियर का करंट इसमें फॉलो कर रहा है, मतलब 5 एम्पियर का प्रवाह हो रहा है, 5 एम्पियर का जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। लेकिन और इसका दिशा भी होता है, विद्युत धारा का दिशा किधर होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। यानी मेरे कहने का मतलब विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इन्हें साधारण गणित के आधार पर जोड़ा जाता है। 2a + 3a = कितना? 5a, यानी 5 एम्पियर। यानी कहने का मतलब 2 3 5, यानी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कोई पूछेगा कि विद्युत धारा के पास परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, फिर भी एक अदिश राशि है, क्यों? तो आप बोल सकते हैं विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हुए भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इन्हें साधारण गणित के आधार पर जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी सदिश के बारे में बात करते हैं आप। ठीक है, देखिए अब आता है नेक्स्ट। देखिए बच्चा लोग, अब सदिश, सदिश क्या होता है? तो वैसी भौतिक राशियां यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या बोल रहे? वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है तथा जिन्हें साधारण गणित के आधार पर नहीं जोड़ा जाता हो, जिन्हें साधारण गणित के आधार पर नहीं जोड़ा जाता हो, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण विस्थापन, अभी बता विस्थापन के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो ये सदिश राशि हो गया। वेग, ठीक है, वेग भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। त्वरण भी क्या होता है? त्वरण भी क्या होता है? त्वरण यहाँ पर ये भी एक सदिश राशि होता है। बल भी एक सदिश राशि होता है। विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। और वेग भी सदिश राशि है। वेग का भी एक दिशा होता है, ठीक है, कि मतलब किस दिशा में वस्तु का, मतलब जिधर विस्थापन होता है उधर विस्थापन का दिशा होता है, उधर ही वेग का दिशा। तो मेरे कहने का मतलब त्वरण का दिशा उधर ही होगा, वेग की तरफ। तो कहने का मतलब है कि ये विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब क्या है? इन सब के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए ये सब क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। इन्हें साधारण गणित के आधार पर नहीं जोड़ा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सदिश राशि क्या होता है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ये अंतरिक्ष में किसी निश्चित दिशा से संबंध रखती हो, तो इनको क्या बोलते हैं? हम सदिश राशि बोलते हैं। और इनको जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए सदिशीय बीजगणित का उपयोग किया जाता है, जो कि आगे बताएंगे। सदिशों का योगफल, सदिशों का घटाव, सदिशों का, ठीक है, इसमें मतलब इनका गुणन क्या होता है, तो देखिए इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखिएगा सदिश क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और इन्हें साधारण गणित के आधार पर नहीं जोड़ा जाता है। चलिए अब आता है सदिशों का निरूपण। ए बच्चे लोग देखिए, अब सदिशों का निरूपण समझते हैं। सदिशों को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है तथा उस रेखाखंड के एक छोर पर तीर लगाया जाता है। जैसे ये रेखाखंड है ए बी और इस पर एक तीर लगा दिया कि नहीं लगाती है, ठीक है। तो सदिशों को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये रेखाखंड है, यहाँ पर तीर लगा दिए, तो ये किसको बताएगा? सदिश को बताएगा। वही बात लिखे हैं, सदिशों को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है तथा उस रेखाखंड के एक छोर पर तीर लगाया जाता है। यहाँ रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है तथा उस पर लगा तीर सदिश के दिशा को बताता है। यानी मेरे कहने का मतलब, जैसे ये P है, ये Q है, तो इस रेखाखंड का लंबाई कितना? PQ। तो PQ सदिश के परिमाण को बताएगा, इस सदिश के लंबाई को बताएगा। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगा तथा इस पर लगा तीर सदिश के दिशा को बताएगा। यानी ये तीर बता रहा है ना कि सदिश की दिशा P से Q की तरफ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सदिशों को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है तथा उस रेखाखंड के एक छोर पर तीर लगाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ रेखाखंड की लंबाई जो है सदिश के परिमाण को बताएगा। जैसे इस सदिश, यह रेखाखंड है, ये रेखाखंड AB है, तो AB का लंबाई यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये क्या बताएगा? सदिश के परिमाण को बताएगा। इस पर तीर जो लगा है वो बता रहा है कि सदिश का दिशा A से B की तरफ है। ठीक है,
और इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, यानी टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, पूंछ यानी टेल। और इसको हेड बोलते हैं, यानी शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये टेल और ये हेड याद रखिएगा। जिधर तीर लगा रहता है वो हेड होता है, और जिधर तीर तीर नहीं लगा होता है वो क्या होता है, टेल होता है। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए, और यहाँ पर सदिश की दिशा को बताता है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब देखिए, सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर लगा के दर्शाया जाता है। जैसे छोटा अक्षर है उस पर तीर लगा दिए तो इसको बोलेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए। और देखिए यहाँ ए बी लिख दिया, उस पर तीर लगा दिए, ए बी लिख के ऊपर तीर लगा दिया तो वेक्टर ए बी हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी। ए बी तो देखिए, ए बी सदिश को, किसी भी सदिश को लिखने के लिए हम लोग को दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, एक तो उसका परिमाण, दूसरा उसका दिशा। तो परिमाण क्या है इस सदिश का, तो ए बी है लंबाई, मतलब इस सदिश का लंबाई ए बी इसके परिमाण को बताएगा। और इस पर तीर लगा दिए तो ए बी परिमाण को बता रहा है और तीर क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है कि इसका दिशा ए से बी की तरफ है। वेक्टर ए बी कितना है, वेक्टर ए है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। यानी ये वेक्टर ए है, बी लगा दे तो वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, क्या ये सब वेक्टर डी हो गया, ये सब होता है, ये सदिश होता है, ठीक है। इसको ऐसे सूचित करते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ ऐसे नहीं लिखा जाता है। स्मॉल ए बी के ऊपर एरो लगा दीजिएगा तो ये गलत है, ठीक है। कैपिटल ए बी लिख दीजिए, उस पर एरो लगाइए तो सही है। सदिश को ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चा लोग, तो ये ध्यान रखिएगा। सदिशों के निरूपण में क्या बताया, सदिशों को निरूपित करने के लिए सदिशों को निरूपित करने के लिए एक रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है और रेखाखंड के एक छोर पर तीर लगाया जाता है, ठीक है। और सदिश का जो उस रेखाखंड का लंबाई है सदिश के परिमाण को बताएगा कि उस सदिश का परिमाण कितना है। उस पर तीर जो लगा हुआ है वो सदिश के दिशा को बताएगा। और सदिशों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर लगा के दर्शाया जाता है। तो कैसे दर्शाया जाता है ये सब लिख दिया यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट, अब आता है यहाँ पर, देखिए भाई चलो, अब आता है सदिश के प्रकार। हम लोग क्या पढ़ना है जी, सदिश के प्रकार। कि सदिश के प्रकार हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसको थोड़ा समझा जाए, क्या होता है सदिश का प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले का आता है स्थिति सदिश। पहले का आता क्या है, पहला क्या है जी, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो देखो कोई माना कोई बिंदु P अंतरिक्ष में है, कोई बिंदु P स्पेस में है, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ मूल बिंदु, यहाँ पर P है, ठीक है। तो O से P को मिला दो। देखिए यहाँ पर बिंदु P है, इसको O से मिला दिए। तो देखिए, माना कोई बिंदु P अंतरिक्ष में है तथा O मूल बिंदु है, तो वेक्टर OP को बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछेगा स्थिति सदिश क्या है तो आप क्या बोलिएगा, माना कोई बिंदु P स्पेस में है, मतलब अंतरिक्ष में है, तथा O मूल बिंदु है, तो उसे P को मिला दीजिएगा और वेक्टर OP को स्थिति सदिश बोलेंगे। किसका, P का, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर दिया है कि किसी बिंदु P का स्थिति सदिश दिया है, इसका मतलब वेक्टर OP दिया है। अगर दिया है कि किसी बिंदु A का स्थिति सदिश दिया है, यानी वेक्टर OA दिया है। अगर कहीं बोल रहा है कि किसी बिंदु C का स्थिति सदिश दिया है, यानी वेक्टर OC दिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर दिया है कि किसी बिंदु D का स्थिति सदिश दिया है, यानी वेक्टर OD दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ समझिए, यानी यहाँ आप लोग बताइए स्थिति सदिश क्या है। कोई पूछेगा तो आप ऐसे बोलिएगा कि माना कोई बिंदु P अंतरिक्ष में है तो तथा O मूल बिंदु है, तो वेक्टर OP को बिंदु P का स्थिति सदिश कहेंगे O के सापेक्ष, मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, ये हो गया स्थिति सदिश। ठीक है, अगर C का स्थिति सदिश दिया है, इसका मतलब वेक्टर OC दिया है। ठीक है, ये मतलब स्थिति सदिश आप लोग को समझा दिया। अब देखिए शून्य सदिश, और R का स्थिति सदिश दिया है, कैपिटल R का स्थिति सदिश दिया है, नहीं वेक्टर OR दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे ही बोला जाता है कि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों के स्थिति सदिश दिए गए हैं, इसका मतलब वेक्टर OA दिया है, वेक्टर OB दिया है, वेक्टर OC दिया है। अगर एक समानांतर चतुर्भुज PQRS का स्थिति सदिश दिया है, PQRS के शीर्षों का स्थिति सदिश दिया है, यानी वेक्टर OP दिया है, वेक्टर OQ दिया है, वेक्टर OC दिया है, वेक्टर OR दिया है, और मतलब PQR वेक्टर OS दिया है। ऐसे OP OQ OR OS ऐसे दिया रहता है। स्थिति सदिश का मतलब होता है कि उसको मूल बिंदु से जोड़ के बताइए। ठीक है, मूल बिंदु से लगा के बताइए। चलिए देखिए, अब आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, तो वैसा सदिश जिसका पूंछ तथा शीर्ष संपाती हो, मतलब जिसका टेल और हेड एक ही बिंदु पर हो, शून्य सदिश कहलाता है। देखिए शून्य मतलब जैसे यहाँ पर टेल है तो यहीं पर हेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शून्य सदिश कहेंगे। मतलब शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। यह सदिश किसी निश्चित दिशा से संबंधित नहीं होता है।
इसे मतलब ओ के ऊपर तीर लगा के दर्शाते हैं। तो शून्य सदिश को ओ लिख दिए, उसके ऊपर तीर लगा देते हैं, क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया इसको। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई पूछेगा शून्य सदिश क्या होता है, तो वैसा सदिश जिसका टेल और हेड संपाती हो, वैसा सदिश जिसका टेल और हेड दोनों संपाती हो, एक ही बिंदु पर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य सदिश कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ए लिख दिए, इस पर एरो लगा दिए, इसका मतलब होता है कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु दोनों सेम है, यानी टेल और हेड दोनों सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शून्य सदिश कहेंगे। अगर वेक्टर बी लिख के उस पर तीर लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये शून्य सदिश है, क्योंकि इसका टेल और हेड दोनों सेम है, याद रखिएगा। ऐसे ओ के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, शून्य सदिश को बताता है। तो शून्य सदिश क्या होता है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका टेल और हेड संपाती होता है। इसका टेल और हेड क्या होता है, संपाती होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आता है, इसका टेल और हेड संपाती होता है, फिर इसके बाद टेल और हेड संपाती होता है। इसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा, शून्य सदिश का परिमाण 0 होता है, और शून्य सदिश अंतरिक्ष में किसी निश्चित दिशा को नहीं बताता है। शून्य सदिश ही एक मात्र सदिश है जिसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, शून्य सदिश किसी दिशा को निरूपित ही नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब ये तो आप लोग समझ लिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी, ये ए लगा के एरो लगा दिया, तो ये शून्य सदिश को बताएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल सेम है, इनिशियल और फाइनल सेम है, ये शून्य सदिश होता है, ये सब बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक समान सदिश, मतलब इक्वल वेक्टर और अनलाइक, मतलब यहाँ पर लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, दो सदिश एक समान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों का दिशा समान हो, लाइक वेक्टर होता है। लाइक वेक्टर देखिए हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, लाइक वेक्टर एक्चुअली हम लोग इसका हिंदी एक समान सदिश लिख दिए हैं, लेकिन लाइक वेक्टर से हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं दो सदिश एक समान। जैसे देखो लाइक वेक्टर और लाइक वेक्टर एकदम क्लियर है, एक समान सदिश बोल रहे हैं यहाँ पर। एक समान सदिश का मतलब क्या कि दो सदिश एक समान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों का दिशा समान हो। दो देखो यहाँ वेक्टर ए का दिशा इधर है, वेक्टर बी का दिशा इधर है, इसका परिमाण अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर ए का दिशा है और ये वेक्टर बी का दिशा है, तो दोनों का दिशा सेम है, तो इसको हम वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लाइक वेक्टर है। और देखो दो सदिश असमान सदिश कहलाता है यदि दोनों का दिशा विपरीत हो, जैसे वेक्टर पी का इधर है, वेक्टर क्यू का इधर है, तो ये दोनों क्या हुआ, अनलाइक वेक्टर है। तो लाइक वेक्टर, कोई पूछेगा लाइक वेक्टर क्या होता है, एक समान सदिश क्या होता है, तो वैसे सदिश जिसका दिशा समान हो, और जिसका दिशा समान नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे असमान सदिश, दो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों का दिशा विपरीत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आता है मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर। मतलब मुक्त सदिश क्या होता है इसको समझिए, वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं हो, मुक्त सदिश कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए बच्चा लोग, वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं हो मुक्त सदिश कहलाते हैं। अर्थात कि वह सदिश कहां से आ रहा है यह पता नहीं है कि उसका प्रारंभिक बिंदु कहां है। जैसे एक और परिभाषा लिखे हैं कि वैसा सदिश जो अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता हो मुक्त सदिश कहलाते हैं। मुक्त सदिश कहलाते हैं, यहाँ पर लिख दें मुक्त कहलाते हैं, मुक्त सदिश, मुक्त सदिश कहलाते हैं। वैसा सदिश जो अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता हो मुक्त सदिश कहलाता है। यानी ये कहां से आ रहा है नहीं पता होता है। ठीक है, यह सदिश जैसे मान लीजिए हम यहाँ खींच रहे हैं, तो ये जो सदिश होगा यहाँ पर हमें फिक्स, लेकिन ये इधर कहाँ से आ रहा है ये किसी को नहीं पता है, कि मतलब कहीं से खींच सकते हैं, इधर भी होगा इधर आगे भी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है, इसका प्रारंभिक बिंदु, इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा, ये नहीं बता सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं हो कि वह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर यानी मुक्त सदिश कहते हैं। ठीक है, और मुक्त सदिश ये बात ध्यान में रखिए थोड़ा सा आप लोग कि ये दो परिभाषा लिखे हैं। पहला परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं, पहला परिभाषा में बता रहे हैं कि वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं हो मुक्त सदिश कहलाते हैं। ठीक है, यानी यह अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता है। वैसा सदिश जो अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता है क्या होता है, मुक्त सदिश कहलाता है। यानी उसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स नहीं होता है कहाँ है, ठीक है, विशिष्ट बिंदु होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश। ठीक है, और मुक्त सदिश का प्रारंभिक बिंदु नहीं पता होने के कारण, प्रारंभिक बिंदु एक विशिष्ट बिंदु नहीं होने के कारण
ठीक है, उस मुक्त सदिश को हम लोग मतलब समानांतर रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं, समानांतर रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं, ये बात हम लिखे हैं। इस सदिश को समानांतर रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। समानांतर रूप से स्थानांतरित करने पर न तो सदिश के परिमाण पर कोई फर्क पड़ता है और न ही दिशा पर। इस बात को समझाते हैं। पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, कोई पूछता है कि मुक्त सदिश क्या है तो आप लोग क्या बताइएगा। मुक्त सदिश वैसा सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु कोई विशिष्ट बिंदु नहीं होता है। ठीक है, कोई मतलब जिसका विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। इसमें जो प्रारंभिक बिंदु है, जो टेल है, वो विशिष्ट बिंदु नहीं होता है। ठीक है, अर्थात अंतरिक्ष में ही किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी अब इसी की वजह से जब जब किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता है तो यहाँ पर ये बिंदु फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग समानांतर रूप से खिसका सकते हैं। समानांतर रूप से मतलब इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए देखिए बच्चा लोग, यानी देखिए ये क्या है यहाँ पर, जैसे ये सदिश है। ठीक है, इसको हम समानांतर रूप से स्थानांतरित कर रहे हैं, समानांतर रूप से स्थानांतरित। तो समानांतर रूप से यहाँ पर जैसे ये सदिश है तो इसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स नहीं है, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि यहीं पर है। ठीक है, तो ये मतलब ये बांधा नहीं गया है यहाँ पर, कहने का मतलब ये है। तो इस सदिश को हम समानांतर रूप से यहाँ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो समानांतर रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। तो समानांतर रूप से स्थानांतरित करने के क्रम में न तो इस सदिश का लंबाई कम हुआ न बड़ा हुआ, सेम रहा कि नहीं। यहाँ पर भी उतना ही लंबाई का है और यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं तभी भी उतना ही लंबाई का है। सदिश के परिमाण पर कोनो फर्क नहीं पड़ा और इसका दिशा यहाँ फिक्स नहीं है कि दिशा इधर है। तो यहाँ पर भी था तभी भी दिशा इधर था और यहाँ से यहाँ लाए तभी भी दिशा इधर ही है। तो याद रखिएगा, ये बात लिखे हैं, इस सदिश को समानांतर रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है और समानांतर रूप से स्थानांतरित करने पर न तो सदिश के परिमाण पर कोई फर्क पड़ता है और न ही दिशा पर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का मुक्त सदिश। फिर से बोल दें कि मुक्त सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु विशिष्ट बिंदु नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको समानांतर रूप से हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं और समानांतर रूप से स्थानांतरित करने के क्रम में न तो उसके परिमाण पर कोई फर्क पड़ता है और न ही दिशा पर। यानी ऐसा भी बोल सकते हो, वैसा सदिश जो अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु से खींचा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश कहते हैं। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट अब आता है स्थानीय सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर यानी स्थानीयकृत सदिश भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्थानीयकृत सदिश। तो देखो ये क्या होता है, ये तो हम लोग समझ गए। अब आता है स्थानीयकृत सदिश यानी स्थानीय सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो वैसा सदिश जिसका, देखिए वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु हो, यानी इसमें नहीं हो, इसमें विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु हो, स्थानीय सदिश कहलाता है। ठीक है, मतलब वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु हो स्थानीय सदिश कहलाता है। यानी कहने का मतलब कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु हो, क्या मीनिंग समझ लीजिएगा, कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु हो यानी इसका ये बिंदु जो है यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर ये बिंदु फिक्स हो गया। तो फिक्स हो गया तो यहाँ पर विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु है, यानी फिक्स है कि टेल यहाँ फिक्स है, यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है, ये फिक्स है। तो कहने का मतलब है कि वैसा सदिश जिसका कोई विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु हो, यानी वह किसी भी बिंदु से नहीं खींचा जा सकता है, ये फिक्स बिंदु रहेगा वहीं से खींचा जा सकता है, तो उसको स्थानीय सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे हम स्थानीयकृत सदिश कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताना है, एक ठोस वस्तु पर लगाया गया बॉल स्थानीय सदिश का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, हम बोर्ड है, ये बोर्ड है और बोर्ड को हम यहाँ पर पकड़ने वाला हो, यहाँ पकड़ के इधर खींच रहे हैं। तो बोर्ड को मतलब यहाँ पकड़ के खींच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बॉल लगा रहा है। ठीक है, बॉल लगा के इधर खींच रहा है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट, इस सदिश का इनिशियल पॉइंट यहाँ पर फिक्स है और इस बॉल का दिशा किधर है, इधर। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया। किसी ठोस वस्तु पर लगाया गया बॉल स्थानीय सदिश का उदाहरण है। तो ठोस वस्तु को यहाँ बॉल लगा के इधर खींच रहे हैं, यानी स्थानीय, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है हम फिक्स कर दे रहे हैं, विशिष्ट बिंदु हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानीय सदिश बोलेंगे। ठीक है, स्थानीय मतलब उसका जो प्रारंभिक टेल है जो फिक्स हो जा रहा है कि वहां पर पकड़ा जाएगा और ये इधर खींच रहा है तो उसका दिशा इधर है, ये फिक्स। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको मतलब किसी ठोस वस्तु पर लगाया गया बॉल स्थानीय सदिश का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट अब आता है बच्चा लोग सह आदिम सदिश, यानी को इनिशियल वेक्टर इसको बोलते हैं, सह आदिम सदिश। वैसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। यानी जैसे ये वेक्टर OA है, इसका प्रारंभिक बिंदु यहीं पर है, OB का भी यहीं पर है, OC का भी यहीं पर है और OD का भी यहीं पर है। तो वैसे सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होकर विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर O है तो वो O से इधर वेक्टर OA हो गया, हाई वेक्टर OB हो गया, ये वाला वेक्टर OC हो गया, ये वेक्टर OD हो गया। तो कहने का मतलब वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, वेक्टर OD ये सब क्या है,
ये सब सह आदिम सदिश के उदाहरण है। ये सब क्या है बच्चा लोग, ये सब सह आदिम सदिश के उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो उसे सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश। देखिए अब बता है सदिश का मापांक, ये क्या है बच्चा लोग, हेडिंग सदिश का मापांक। तो एक धनात्मक वास्तविक संख्या जो सदिश के लंबाई को बताता हो उस सदिश का मापांक कहलाता है। एक धनात्मक वास्तविक संख्या जो सदिश के लंबाई को बताता हो उस सदिश का क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है, मतलब एक धनात्मक वास्तविक संख्या जो उस सदिश के लंबाई को बताता हो कि उस सदिश का लंबाई कितना है, यहां से यहां तक लंबाई कितना है, तो उस धनात्मक वास्तविक संख्या को उस सदिश का क्या बोलते हैं, मापांक कहते हैं। ठीक है, ये एक धनात्मक वास्तविक संख्या जो दिए हुए सदिश के लंबाई को बताए उसको हम उस सदिश का मापांक कहते हैं, नहीं परिमाण कहते हैं। याद रखिएगा, मापांक मतलब क्या, एक परिमाण ही बोल रहे हैं। अब देखिए वेक्टर ए या वेक्टर ओपी, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए या वेक्टर ओपी के मापांक को, वेक्टर ए या वेक्टर ओपी के मापांक को मॉड वेक्टर ए या मॉड वेक्टर ओपी से सूचित किया जाता है। यानी एक वेक्टर ए है तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए। अब वेक्टर ओपी है तो वेक्टर ओपी का मापांक क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ओपी। इसको मॉड वेक्टर ए, इसको मॉड वेक्टर ओपी बोलते हैं। तो देखिए अगर यहाँ लिखा है वेक्टर ए का मापांक यानी मॉड ए स्मॉल ए है, यानी यहाँ पर वेक्टर ए का मापांक स्मॉल ए है, वेक्टर ए का मापांक क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी वेक्टर ए का मापांक ये एक धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। ए एक क्या होगा, एक धनात्मक वास्तविक संख्या, और ये धनात्मक वास्तविक संख्या है तो ये सदिश को थोड़े ना बता रहा है। क्या कोई धनात्मक वास्तविक संख्या सदिश होता है, नहीं। सदिश का मतलब उसके पास परिमाण के साथ दिशा हो। तो किसी भी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होता है। इस सदिश का मापांक एक वास्तविक, यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्या है तो ये क्या बोलेंगे, जैसे वेक्टर ए का मॉड है मान लीजिए 3, यानी इस सदिश ए का मापांक 3 है तो 3 यहाँ पर सदिश थोड़ा होता है, ये तो परिमाण है केवल, दिशा इसमें है नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि किसी भी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होता है। वेक्टर ए का मॉड एक धनात्मक वास्तविक संख्या होता है तो वह धनात्मक वास्तविक संख्या के पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा किसी भी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होता है। ठीक है, मापांक मतलब क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो धनात्मक वास्तविक संख्या सदिश होता है क्या, अदिश होता है, वही बात बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आता है इकाई सदिश। क्या आता है बच्चा लोग, इकाई सदिश। तो वैसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, मतलब एक हो, इकाई सदिश कहलाता है। ठीक है, पहला वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मॉड 1 है, यानी यहाँ पर सदिश वेक्टर ए का मापांक यहाँ पर 1 है, यानी इस वेक्टर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। इस सदिश ए को क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे, क्योंकि इसका मापांक 1 है। ठीक है, देखिए तो वैसा सदिश जिसका मापांक 1 हो वह इकाई सदिश कहलाता है। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, किसी सदिश के इकाई सदिश की दिशा उस सदिश की दिशा में होती है। एकदम बिल्कुल सही बात है। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के इकाई सदिश की दिशा क्या होगी, तो वेक्टर ए का जिधर दिशा होगा उधर उधर उसके इकाई सदिश का दिशा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। इकाई सदिश का दिशा किधर होता है, तो उस सदिश के दिशा में होता है। अगर वेक्टर ए का इकाई सदिश लिख रहे हैं तो उसके इकाई सदिश का दिशा वेक्टर ए की दिशा में होगा। वेक्टर बी का इकाई सदिश लिख रहे हैं तो वेक्टर बी की दिशा में उसका इकाई सदिश का दिशा होगा। ठीक है, दोनों का दिशा सेम होता है। तो ये बात यहाँ पर लिख दिया है, किसी सदिश के इकाई सदिश की दिशा उस सदिश के दिशा में होती है। ठीक है, देखो इकाई सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर कैप लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे वेक्टर ए के इकाई सदिश को ए कैप लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए के इकाई सदिश को क्या लिखेंगे, ए कैप। वेक्टर ए के इकाई सदिश को ए कैप लिखेंगे, वेक्टर बी के इकाई सदिश को बी कैप लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कैप लगा के दर्शाया, छोटे अक्षर के ऊपर कैप लगा दिए तो किसको बताएगा, इकाई सदिश को बताएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, देखिए इकाई सदिश की दिशा उस सदिश की दिशा में होती है। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का इकाई सदिश लिखना चाहते हैं। अच्छा ये बात बताइए, किसी भी सदिश को लिखने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, पहला उसका मापांक और दूसरा उसकी दिशा। तो किसी सदिश को लिखने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, मापांक और दिशा। तो वेक्टर ए का मापांक क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक मॉड वेक्टर ए, और वेक्टर ए की दिशा कौन बताता है, ए कैप। हो गया। तो यानी यहां पर कहने का मतलब है कि यहाँ वेक्टर ए को लिखने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता है। पहला इसके मापांक का आवश्यकता है, तो वेक्टर ए का मापांक होगा मॉड वेक्टर ए, और इसकी दिशा कौन बताएगा, तो ए कैप। यानी ए कैप क्या होता है, तो वेक्टर ए की दिशा को बताता है। ए कैप क्या है, इकाई सदिश है जो वेक्टर ए की दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ ए कैप देखो, इकाई सदिश का प्रयोग हम लोग दिशा निर्धारित करने के लिए ज्यादातर करते हैं। तो यहाँ पर ए कैप जो है एक इकाई सदिश है जो वेक्टर ए की दिशा में है। यानी ए कैप क्या बता रहा है, वेक्टर ए की दिशा को बता रहा है, और मॉड वेक्टर ए क्या बता रहा है, सदिश के मापांक को बता रहा है। तो कहने का मतलब किसी भी सदिश को लिखने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, पहला उसका मापांक और दूसरा उसका दिशा। तो वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए कैप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख दिए वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए कैप।
यानी यहाँ से हो गया वेक्टर ए, ये मॉड वेक्टर ए का मापांक है और ए कैप इसका दिशा है, तो हम लोग लिख दिए। तो ये वेक्टर ए को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए कैप, जहाँ ए कैप की दिशा वेक्टर ए की दिशा होती है। अब देखिए वेक्टर ए या मॉड वेक्टर ए इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप, मॉड वेक्टर ए नीचे आ गया, तो वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप। तो इकाई सदिश यहाँ से निकल गया। देखिए इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला हो गया कि किसी भी सदिश में उसके मापांक से भाग देते हैं तो इकाई सदिश प्राप्त होता है। वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए, याद रखिएगा। ए कैप क्या होता है, तो वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। बी कैप क्या होगा, तो वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर बी, याद रखिएगा। वेक्टर ए बी का इकाई सदिश निकालना है तो वेक्टर ए बी बाई मॉड वेक्टर ए बी, सीधी सी बात है। तो याद रखिए वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए क्या होगा, इकाई सदिश होगा। ए कैप यानी वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया, याद रखिएगा। अब देखिए एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को के कैप कहते हैं या सूचित करते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको आई कैप कहते हैं, और वाई एक्सिस की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको जे कैप से सूचित करते हैं, और जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको के कैप से सूचित करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए आई कैप, वाई अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए जे कैप और जेड अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए के कैप का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट। अब आता है समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, मतलब इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों का परिमाण समान हो तथा दिशा समान हो। जैसे यहाँ वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का दिशा इधर है, वेक्टर ए का भी दिशा इधर है, वेक्टर बी का भी दिशा इधर है, और दोनों समान लंबाई के हो तो हम बोलते हैं ये दोनों क्या है, समान सदिश है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों का दिशा भी समान हो तथा दोनों का लंबाई भी समान हो, यानी परिमाण भी समान हो गया। यानी वेक्टर मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी हो, सीधी सी बात है। दोनों का मापांक समान है यानी परिमाण समान, और दोनों का दिशा सेम, यानी वेक्टर ए का दिशा भी एक कैप बता रहा हो तो वेक्टर बी की दिशा को भी एक कैप ही बता रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समान सदिश। ठीक है, समझ गए होंगे कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाएंगे यदि दोनों का मापांक समान हो तथा दोनों का दिशा समान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सदिश का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। देखिए माना वेक्टर ए कोई अशून्य सदिश है, माना वेक्टर ए कोई अशून्य सदिश है, यहां लिख रहे हैं, तो एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा में हो। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर वेक्टर ए कोई अशून्य सदिश है मतलब शून्य सदिश नहीं है, तो एक ऐसा सदिश जो वेक्टर ए के दिशा में हो लेकिन उस जिसका परिमाण 1 बाई मॉड वेक्टर ए हो, तो वेक्टर ए का व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। ठीक है, वेक्टर ए का व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। इससे वेक्टर ए इनवर्स से सूचित करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब अगर कोई वेक्टर ए है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए ले रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, वेक्टर ए का इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम सदिश क्या होता है, वेक्टर ए का व्युत्क्रम सदिश क्या होगा, तो एक ऐसा सदिश होगा जो इसी के दिशा में होगा, यानी इसके दिशा को ए कैप ही लिखेंगे। वेक्टर ए की दिशा को ए कैप लिखते हैं तो वेक्टर ए इनवर्स की दिशा को ए कैप ही लिखेंगे, लेकिन इस वेक्टर ए का परिमाण मॉड वेक्टर ए लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ मॉड वेक्टर ए क्या परिमाण लेते हैं, तो 1 बाई इसका परिमाण हो जाएगा 1 बाई मॉड वेक्टर ए, बस यही तो है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि कोई पूछेगा कि सदिश का व्युत्क्रम क्या होता है, तो माना वेक्टर ए कोई अशून्य सदिश है यानी शून्य सदिश नहीं है, तो वेक्टर ए की दिशा में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 बाई मॉड वेक्टर ए हो, उस सदिश का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। तो वेक्टर ए की दिशा में हो तो ए कैप उसका दिशा होगा और उसका परिमाण कितना, 1 बाई मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मापांक होता है मॉड वेक्टर है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई मॉड वेक्टर ए, और इसका दिशा वेक्टर ए की दिशा में, इसलिए ए कैप लगा देंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई मॉड वेक्टर ए। ठीक है, परिमाण पहले का वेक्टर ए का मॉड वेक्टर ए होता है तो इसका परिमाण होता है 1 बाई मॉड वेक्टर ए, और उसका दिशा ए कैप तो इसका भी दिशा ए कैप। अब देखिए, तो ये 1 बाई मॉड वेक्टर ए, और ए कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। अभी तो बताएं ए कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। अरे अभी बताए थे ए कैप वाला, जस्ट यहाँ इधर फॉर्मूला देखो, ए कैप क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए कैप के जगह पर वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। तो ऑलरेडी इधर मॉड वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। यानी कि किसी भी वेक्टर में उसके मॉड के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, उस सदिश का व्युत्क्रम सदिश मिलेगा। ये हो गया आपका सदिश का व्युत्क्रम। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश समझिए कि ऋणात्मक सदिश होता क्या है। ठीक है बच्चा लोग, ऋणात्मक सदिश क्या होता है। देखिए, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है, एक सदिश जिसका परिमाण
दिए हुए सदिश के समान है परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिश के विपरीत है, ऋणात्मक सदिश कहलाता है। यानी मेरे कहने का मतलब एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के दिशा में है, ठीक है, जिसका परिमाण जो है दिए हुए सदिश के समान है, ठीक है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत है। विपरीत है मतलब कि अगर यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी, तो ये वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है, ठीक है। तो अगर वेक्टर ए का दिशा, यहाँ वेक्टर ए का दिशा ए से बी की तरफ है तो माइनस वेक्टर ए का दिशा किधर हो जाएगा, बी से ए की तरफ हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ वेक्टर ए बी वेक्टर ए है तो वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी ए किसको बोल रहे हैं, तो वेक्टर बी ए बोल रहे हैं कि ये इसका परिमाण तो ए बी ही है लेकिन इसका दिशा बी से ए की तरफ। तो यहाँ दिशा पहले ए से बी की तरफ वेक्टर ए बी का है, तो जब वेक्टर बी ए लिखेंगे तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, ए से बी से ए की तरफ हो जाएगा। वेक्टर बी ए का मतलब क्या, इसका दिशा बी से ए की तरफ, और वेक्टर ए का दिशा ए से बी की तरफ है, तो इस वेक्टर ए के आगे माइनस लगा दिए तो माइनस वेक्टर ए का मतलब हुआ कि इसका जो वेक्टर ए का जो दिशा है पहले ए से बी की तरफ है लेकिन माइनस वेक्टर ए का दिशा बी से ए की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। देखिए सिंपल समझिए, किसी भी सदिश के का ऋणात्मक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण पहले वाले सदिश के समान होता है लेकिन दिशा विपरीत हो जाता है। एक का दिशा अगर इधर है तो दूसरे का दिशा इधर हो जाएगा लेकिन परिमाण सेम रहेगा, ठीक है। कि सदिश का ऋणात्मक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण समान रहता है लेकिन दिशा विपरीत हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे ये ले रहे हैं वेक्टर ए, तो ये वेक्टर ए है तो माइनस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, इसी लंबाई का होगा लेकिन इसका दिशा इधर हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो डिफरेंस है, दोनों का दिशा एकदम अपोजिट है, ठीक है। दोनों समान सदिश दोनों सदिश होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर बोल रहे हैं एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के समान है परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिश के विपरीत है, ऋणात्मक सदिश कहलाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि सदिश के आगे माइनस लगाने का अर्थ होता है कि उसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ना, बस उसके दिशा मतलब बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, पहले वाले दिशा का अपोजिट हो जाता है। ये बस ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि यहाँ एक बार रिपीट कर दें कि वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है तो वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, तो माइनस वेक्टर ए का दिशा इधर, तो वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। माइनस वेक्टर ए कहने का मतलब क्या, वेक्टर ए का दिशा ए से बी की तरफ है तो माइनस वेक्टर ए कहने का मतलब इसका दिशा बी की तरफ से ए की तरफ हो गया, तो वेक्टर बी ए को माइनस वेक्टर ए लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। तो वेक्टर ए बी, तो बच्चा देखो वेक्टर ए बी का दिशा ए से बी की तरफ, ठीक है, अब वेक्टर बी ए का दिशा बी से ए की तरफ। वेक्टर बी ए का दिशा क्या, वेक्टर बी ए का दिशा बी से ए की तरफ लेकिन इसके आगे माइनस लगा दिए, इसका मतलब हुआ दोनों का परिमाण सेम है। देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो दोनों का परिमाण सेम है। अब दिशा पहले वेक्टर बी ए लिखे थे तो दिशा क्या था, बी से ए की तरफ था। पहले वेक्टर बी ए लिखे थे तो दिशा किधर था, बी से ए की तरफ था, बी से ए की तरफ, लेकिन इसी वेक्टर बी ए के आगे माइनस लगा दिए, इसका मतलब हुआ इसका दिशा बी से ए की तरफ अब नहीं है, अब ए से बी की तरफ हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेक्टर बी ए का दिशा बी से ए की तरफ है लेकिन उसके आगे माइनस लगा देने से वेक्टर बी ए का दिशा ए से बी की तरफ हो गया, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाएगा। वेक्टर ए बी का परिमाण ए बी है और इसका दिशा ए से बी की तरफ है, और वेक्टर बी ए का परिमाण ए बी है और इसका दिशा इस माइनस की वजह से बी से ए की तरफ नहीं हुआ, ए से बी की तरफ हो गया, तो दोनों बराबर हो गया ये। तो वेक्टर ए बी को माइनस वेक्टर बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए नेक्स्ट संरेख सदिश, ठीक है। संरेख सदिश मतलब दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर बी है, अगर एक ही सदिश के समानांतर हो, जैसे यहाँ पर वेक्टर पी है, जैसे यहाँ पर मान लो कि वेक्टर क्यू है, ये वेक्टर क्यू के समानांतर है, जैसे ये वेक्टर ए इसी रेखा के समानांतर है और वेक्टर सी भी इसी रेखा के समानांतर है और वेक्टर बी भी इसी रेखा के समानांतर है। तो वैसे सभी सदिश देखिए, दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समानांतर हो तो संरेखीय सदिश कहलाते हैं या समानांतर सदिश कहलाते हैं, दोनों सेम होता है। संरेखीय सदिश कहलाते हैं या समानांतर सदिश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है एक ही रेखा के समानांतर होगा। ये रेखा किस दिए, तो ये देखिए वेक्टर ए इसके समानांतर, वेक्टर सी इसके समानांतर, देखो ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ओ ए, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ओ सी और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ओ बी, ये सब किसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर है। तो यहाँ लिखे हैं कि दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं या समानांतर सदिश भी कहलाते हैं। संरेख सदिश को हम लोग समानांतर सदिश भी कहते हैं, ठीक है।
तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक संरेखीय सदिश है यानी समानांतर सदिश है, क्योंकि ये सब इस रेखा के समानांतर, एक ही रेखा के समानांतर है, इसीलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समतलीय सदिश, दो या दो से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही समतल के समानांतर हो। दो या दो से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही समतल के समानांतर हो। एक ही समतल के समानांतर हो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मेरे कहने का मतलब कि एक ही समतल के समानांतर, जैसे एक ये सदिश है, ठीक है, ये सदिश है, तो इस समतल के समानांतर है तो ये क्या हो गया, समतलीय सदिश हो गया। अगर दो दो ले लें हैं, मान लीजिए कि दो हम जैसे दो सदिश ले ले, मान लीजिए इसी को बता देना, एक रिमोट है यहाँ पे बता देना इसी से। एक सदिश इधर, देखिए एक सदिश का दिशा इधर और एक सदिश ऐसे, तो ये प्लेन में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, तो इसको बोलेंगे असमतलीय, समतलीय नहीं है। एक सदिश के समानांतर हो ही नहीं सकता, इस समतल के समानांतर हो ही नहीं सकता है। एक का दिशा इधर, एक का दिशा इधर, तो दोनों इसके समानांतर हो ही नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो सदिश अगर एक ही समतल के समानांतर हो, वो एक ही समतल में आ जाए तो वो समतलीय सदिश है। जैसे यहाँ पर हम कोई भी लिख दें, इसमें कोई भी खींच दें, सब समतलीय सदिश है, क्योंकि एक ही समतल में खींचे जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये जो है इसके समानांतर नहीं है, तो ये असमतलीय हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे सदिश जो एक ही समतल में स्थित हो यानी एक ही समतल के समानांतर हो, वो सब क्या कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश समतलीय सदिश कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही समतल के समानांतर हो। चलिए अब देखिए, सदिशों का योग। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो असंरेख सदिश है। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो असंरेख सदिश है। यहां पर सदिशों का योग समझा रहे हैं। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो असंरेख सदिश है यदि तीन बिंदुएं ओ ए बी इस प्रकार हो कि वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए और वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर बी, तो वेक्टर ओ बी को वेक्टर ओ ए तथा वेक्टर ए बी का योगफल सदिश या परिणामी सदिश कहते हैं। समझा देते हैं। देखिए, कहने का मतलब एक वेक्टर ओ ए है, ये कितना है, वेक्टर ए है, असंरेख सदिश है। अब एक वेक्टर ए बी है, ये कितना है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ दो असंरेख सदिश लिए हैं। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो असंरेख सदिश है, तो ये दो असंरेख है। ये असंरेख मतलब ये और ये क्या एक ही सदिश के समानांतर हो सकता है, नहीं। इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, तो कहाँ से समानांतर हो जाएगा, एक ही सदिश के समानांतर होने का मतलब ये दोनों एक ही सदिश के समानांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो ये समानांतर थोड़ा ना होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए दोनों असंरेख सदिश है। तो यदि दो असंरेख सदिश है तो ये दोनों को कैसे जोड़ते हैं, तो देखो पहला सदिश का पहला जो सदिश है यहाँ पर ये वेक्टर ए, इसका हेड दूसरे वाले के टेल से जोड़ते हैं, मतलब बिना इसके दिशा और परिमाण को चेंज किए हुए। ठीक है, तो वेक्टर ए का दिशा इधर और ये वेक्टर बी का दिशा। ठीक है, तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ देते हैं। ये वेक्टर ए है, इसके हेड को वेक्टर बी के टेल इस पर रख दिए, हेड पर वेक्टर बी के टेल को रख दिए बिना दिशा, इधर पहले भी दिशा था, इधर यहाँ पर दिशा वही है। ठीक है, अब बाद में वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला देते हैं, तो जो मिलता है उसी को हम लोग परिणामी सदिश कहते हैं, यानी योगफल सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर जो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी इन दोनों का योगफल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सदिशीय बीजगणित है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको वेक्टर सी बोल रहे हैं, मतलब मान ले रहे हैं वेक्टर सी है, सी वेक्टर सी। ठीक है, मतलब वेक्टर सी बोल दो इसको, वेक्टर सी बराबर इन दोनों का योगफल। तो कोई पूछेगा कि मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा सदिशों का योगफल, तो आप कैसे जोड़िएगा, तो यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो असंरेख सदिश है, यानी दोनों संरेख नहीं है, दो असंरेख मतलब और उसका दिशा अलग अलग है। ठीक है, तो दो असंरेख सदिश है, तो इसको जोड़ने के लिए पहला सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल से जोड़ते हैं और उसके पहले सदिश के टेल को दूसरे वाले सदिश के हेड से मिलाते हैं, तो वह परिणामी सदिश कहलाता है। तो देखो यहाँ वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ दिए, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ दिए, ये वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसको हम लोग परिणामी सदिश कहते हैं। तो परिणामी सदिश क्या होता है, इन दोनों का योगफल होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो गया इक्वल टू वेक्टर सी। यह सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहलाता है, यह सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये हम वेक्टर ए ले लिए, इसमें जोड़ रहे हैं वही वेक्टर बी, तो यह कहने का मतलब जोड़ेंगे तो ऐसे ही एकदम सेम टू सेम जोड़ेंगे, ये वेक्टर ए है और यहाँ से इसको जोड़ दिए,
इसे, अब इसको इससे मिला देंगे तो ये परिणामी सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसका डायरेक्शन देखो इसे सेम, ये अपोजिट से जाता है और ये सेम में जा रहा है, इधर ये इधर ये इधर, तो ये अपोजिट में जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम होता है। ये सदिशों के योग का वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ते हैं और फिर वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला देते हैं। ठीक है, तो यह परिणामी सदिश होता है। यह दोनों का योगफल होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल होता है। ये सिंपल है सदिशों का योग, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। अरे यही है, अब इसी को हम इसको ए ओ बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं। ठीक है, इसको बी, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ठीक है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी यानी वेक्टर सी। ठीक है, तो इसी को हम सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसका दिशा सेम दिशा में लिया जाता है। देखो सेम जा रहा है, एक ही मतलब रोटेशन है, एक ही रोटेशन है दोनों का, लेकिन इसका अपोजिट में होता है, तो इससे पहचान लेते हैं कि परिणामी सदिश ये है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आता है सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। तो सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम देखो, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो असंरेख सदिश हो तो दोनों सदिशों को इस प्रकार भी जोड़ते हैं। जैसे देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसको वेक्टर ओ ए बोल रहे हैं, इसको वेक्टर ओ बी बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यानी यहां से इसको देखो इसी के जैसा यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, सदिश इसके जैसा यहाँ पर खींच देते हैं, तो ये समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। ठीक है, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। तो हम लोग अब देखो, तो ये हो गया तुम्हारा समानांतर चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, ओ से सी को मिला देंगे, ओ से सी को मिला देंगे, तो इसी को हम लोग परिणामी सदिश कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है ओ सी, यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, परिणामी सदिश कहलाता है। वेक्टर ओ सी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होता है, परिणामी सदिश होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कैसे बना है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, दोनों असंरेख है। असंरेख मतलब क्या, एक ही रेखा के समानांतर नहीं है, ये इधर गया है तो ये इधर गया, तो एक ही के कैसे समानांतर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए। इसी के जैसा यहाँ बनाइए, इसी के जैसा आप यहाँ बनाइए, तो ये समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और जब समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो इसके विकर्ण ओ से सी को मिला दीजिएगा, तो यही परिणामी सदिश होगा। कैसे देखिएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये परिणामी सदिश। देखिए त्रिभुज नियम लगा देंगे, ये वेक्टर ए है इधर गया है और ये वेक्टर बी इधर गया है। तो देखिए, तो ये इसका देखिए सेम रोटेशन है, इसका ये सेम रोटेशन है दोनों का, तो ये क्या है, अपोजिट रोटेशन है, तो ये परिणामी सदिश हो जाएगा। तो इसमें भी त्रिभुज नियम लग गया कि नहीं, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो जाएगा, परिणामी सदिश हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो जाएगा परिणामी सदिश। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज नियम होता है। मतलब समानांतर चतुर्भुज नियम में कि जैसे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही बिंदु से स्टार्ट हों, दो सदिश, ठीक है, तो उसको पहले समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए और ओ से सी को मिला दीजिएगा, वही परिणामी सदिश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बाकी दोनों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अरे योगफल मतलब यह त्रिभुज नियम लग जाएगा इसमें, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि इसका भी दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, इसका अपोजिट में है, मतलब इसके अपोजिट में जा रहा है रोटेशन करने, तो ये परिणामी सदिश इन दोनों का योगफल त्रिभुज नियम से। अब देखिए सदिशों के योग का बहुभुज नियम। तो सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या है, जैसे ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए लिख देंगे, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़ेंगे, तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जोड़ दो, देखो जोड़ दीजिए। ठीक है, अब वेक्टर बी के हेड को वेक्टर सी के टेल से जोड़ दिए। अब फिर वेक्टर सी के हेड को वेक्टर डी के टेल से जोड़ दिए, वेक्टर सी के हेड को वेक्टर डी के टेल से जोड़ दिए, लेकिन इसका दिशा को हम लोग नहीं बदलेंगे, दिशा वहीं रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वेक्टर ए है ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। अब पहिलका का टेल लास्ट वाले के हेड से मिला दीजिएगा, तो वहीं परिणामी सदिश हो जाता है, वो बाकी सभी का योगफल हो जाता है। यही तो है ये सदिशों के योग का बहुभुज नियम है। पहला सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या होता है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी जोड़ना है, तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से जोड़िए, वेक्टर बी के
हेड को वेक्टर सी के टेल से जोड़िए, वेक्टर सी के हेड को वेक्टर डी के टेल से जोड़िए, उसके बाद पहला सदिश का टेल लास्ट वाला का हेड मिला दीजिएगा तो वही परिणामी सदिश हो जाएगा और वो बाकी सभी का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। यही तो है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। चलिए अब देखिए सदिशों के योग के गुण, सदिशों के योग के गुण। तो सदिशों के योग के गुण में पहला गुण होता है क्रम विनिमय नियम। पहला गुण क्या होता है जी, क्रम विनिमय नियम। यानी क्रम विनिमय नियम का मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कीजिए चाहे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कीजिए, दोनों सेम होता है। तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जितना होता है उतना ही वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है। दूसरा, द्विचर संक्रिया, यानी दो सदिशों का योगफल भी एक सदिश होता है, इसलिए इसको यह द्विचर संक्रिया का पालन करता है। ठीक है, ये दूसरा गुण है, दो सदिशों का योगफल भी एक सदिश होता है। तीसरा गुण सहचर्य नियम, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी बी प्लस सी जोड़ लीजिए, ए में बी प्लस सी जोड़ के जोड़िए, चाहे ए प्लस बी जोड़ के बाद में सी को जोड़िए, ये सेम होता है। ठीक है, इसलिए सहचर्य नियम का पालन करता है। यानी देखिए ए में बी और सी जोड़ के जोड़िए, चाहे ए और बी जोड़ के बाद में सी को जोड़िए, तो ये सहचर्य नियम का पालन भी करता है। उसके बाद है योज तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, योज तत्समक का अस्तित्व, यानी वो योज तत्समक क्या होता है, जैसे संख्या में पता चलेगा। तो अगर 5 एक संख्या है तो 5 में क्या जोड़िएगा कि कोई फर्क नहीं पड़े, तो जीरो योज तत्समक होता है। जीरो एक ऐसा संख्या होता है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जीरो को हम लोग योज तत्समक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शून्य सदिश है, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसको किसी भी सदिश में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर ए में जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, अच्छा वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो इक्वल टू वेक्टर ए, यानी शून्य सदिश को वेक्टर ए में जोड़ेंगे तो वेक्टर ए ही न रह जाएगा। इसलिए शून्य सदिश किसी सदिश ए के लिए योज तत्समक होता है, याद रखिएगा। योज तत्समक कौन होता है, तो जीरो वेक्टर योज तत्समक होता है किसी भी सदिश के लिए। अब देखिए योज प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में क्या जोड़िएगा कि जीरो वेक्टर मिलेगा, तो माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का योज प्रतिलोम हो गया माइनस वेक्टर ए। ठीक है, जैसे वेक्टर बी में क्या जोड़िएगा कि जीरो मिलेगा, तो माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का योज प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी का योज प्रतिलोम माइनस वेक्टर सी हो गया, तो माइनस वेक्टर ए का योज प्रतिलोम होता है। चलिए बच्चा लोग, इसके बाद दो सदिशों का परिणामी सदिश, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।